Hello friends, so now let's come to the 8th lecture of PT 365 economy part। उसमें जो 8th part है that is service sector। सर्विस सेक्टर में सबसे पहला आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स जो है 2020 का उसको अमेंड करने की बात की है। तो मोर ऑन न्यूज़ की बताए तो जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स जो है 2020 23 जुलाई 2020 से। ये रूल्स जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बने हैं। 2019 का जो एक्ट है जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है सारे कंज्यूमर राइट्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको वो रेगुलेट करते हैं। अब क्या अमेंडमेंट्स हैं हम वो देखते हैं ड्राफ्ट में। तो डेफिनेशन जो है ई कॉमर्स एंटिटी की उन्होंने अभी एक्सपैंड की है। तो डेफिनेशन टू बी एक्सपैंडेड टू इंक्लूड, यहाँ पे उन्होंने ई कॉमर्स एंटिटी की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए बोला है कि ना सिर्फ वो एंटिटी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है बट ऑल्सो वो एंटिटी जो भी कोई पर्सन अगर उसमें इंगेज्ड है, जो ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है, जो भी यूजर्स डिमांड कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी जो है हमारे ई कॉमर्स एंटिटी के अंदर आएगा। बट वो सेलर्स जो गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं सेल और मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी में, वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो एंटिटी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है। दूसरा, वो एंटिटी कोई भी पर्सन अगर उसमें इंगेज्ड है कि वो जो ऑर्डर्स हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स, जो भी यूज़र्स हमारे चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो हम उससे भी वो भी हमारी एंटिटी कहलाएगी, वो भी हमारी कॉमर्स एंटिटी कहलाएगी। बट वो नहीं कि जो सेलर्स गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं, सेल करते हैं मार्केट प्लेस ऑन इट्स ई कॉमर्स एंटिटी, तो वो नहीं आएंगे। अब रजिस्ट्रेशन जो है ई कॉमर्स एंटिटी की अगर बात करें तो एवरी ई कॉमर्स एंटिटी जो है, जो भी ऑपरेट हो रही है इंडिया में, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद से विद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT के अंदर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर ड्यूटीज़ क्या है ई कॉमर्स एंटिटी की। तो जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा अपना नेम्स, अपनी डिटेल्स, कहाँ से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से सब इंपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है उनका, फिल्टर मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन डिस्प्ले करेंगे कि ओरिजिन गुड्स का कहाँ पे है, एट अ प्री परचेज रेट क्या है, एट द टाइम ऑफ गुड्स बीइंग व्यूड फॉर द परचेस। तो ये सारी चीज़ें जो है ई कॉमर्स एंटिटी को अपने जो उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करें तो हर ई कॉमर्स एंटिटी को चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो है 24/7 जो है वो रहना चाहिए। ऑफिसर्स जो है वो इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस जो भी ऑर्डर से रिलेटेड है। और रेसिडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो है फॉर रिड्रेसिंग ग्रीवांस ऑफ द कस्टमर, उन कंज्यूमर्स, उनको भी मतलब अपॉइंट करना पड़ेगा। अब चेक ऑन मिस सेलिंग। तो मिस सेलिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी अगर गुड्स और सर्विसेज सेल कर रही है, इन्फॉर्मेशन को चेंज करके, मिस इंटरप्रिटेशन करके इन्फॉर्मेशन को, किसी भी वो मतलब वो एंटिटी को हम मिस सेलिंग बोलते हैं, उसको हम मिस सेलिंग बोलते हैं। तो मिस सेलिंग जो है उस पर चेक करना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है सेल ऑफ रिलेटेड एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सर्विसेज विद इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल करना और उसमें कुछ ऐड करके सेल करना कि आप अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसको भी रेगुलेट करना है। रेगुलेशन ऑफ फ्लैश सेल। फ्लैश सेल डिफाइंड एज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी एट अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्राइस हाई डिस्काउंट। मतलब कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी अगर उसको रिड्यूस प्राइस में दिखाती है और हाई डिस्काउंट में दिखाती है तो उसको बोलते हैं फ्लैश सेल, उसको भी रेगुलेट करना है। फिर कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन रिलेटेड पार्टीज सेलिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो प्रोहिबिट रिलेटेड जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं ई कॉमर्स एंटिटी के, अगर वो अपने आप को लिस्ट करते हैं एज अ सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म, तो उनको भी प्रोहिबिट करना है। और प्रोहिबिट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग एन अनफेयर एडवांटेज टू द रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो उस सब इंफॉर्मेशन भी हमको प्रोहिबिट करनी है। तो ये हो गए हमारे क्री प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स। तो ई कॉमर्स एंटिटी की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। रजिस्ट्रेशन DPIIT के अंदर करना पड़ेगा। ड्यूटीज़ जो है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप रहते हो, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। ग्रीवांस रिड्रेसल जो है, फिर मिस सेलिंग पे, क्रॉस सेलिंग पे, फ्लैश सेल पे, इन सब पे जो है हमको रेगुलेशन बैठाना पड़ेगा और प्रोहिबिशन करना पड़ेगा कि जो भी रिलेटेड आइटम्स, रिलेटेड पार्टीज़ हैं ई कॉमर्स एंटिटी से रिलेटेड, वो उस प्लेटफॉर्म पे कैसे सेल
सेल कर रही हैं, वो भी जो है प्रोहिबिट करना पड़ेगा। अब आते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में इसलिए है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, उन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को बिल्ड करने की बात की है। तो व्हाट डज ओपन सोर्स मीन्स? ओपन सोर्स मतलब कोई भी चीज़ जो है आपको ओपनली अवेलेबल हो, मतलब आप उसमें कोई प्राइवेसी इश्यूज़ ना हो। आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़, जैसे हम एप्पल आईफोन की बात करें तो एप्पल आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा क्लोज सिस्टम है, जिसके कारण जो है अगर एप्पल आईफोन कोई चलाता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं गैदर कर सकते। बट अगर हम गूगल एंड्रॉयड की बात करें, सैमसंग, जियोमी, तो ये मैन्युफैक्चरर्स ओपन सोर्स बनाते हैं, जिसके कारण जो है कि हम इनकी इन्फॉर्मेशन, जो इनके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली मेरे यहाँ एक विधायक जी थे, उनका बेटा ख़त्म हो गया था, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, विधायक जी के बेटे ने। तो वो जो है एप्पल फ़ोन चलाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो एप्पल फ़ोन के अंदर उनके ख़त्म होने का कारण नहीं पता चल पाया। जनरली सब लोग हर चीज़ फ़ोन पे रखते हैं, तो एप्पल आईफोन होने के कारण, क्लोज सिस्टम होने के कारण, आप उसका सर्विस जो वो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते। बट उसी जगह अगर सैमसंग वगैरह होता तो आपको लॉक वगैरह खुल जाता और उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें जान लेते। तो ये होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स मेकिंग द कोड और स्टेप्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोसेस फ्रीली अवेलेबल फॉर अदर्स। फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए अदर्स को, कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट करें, मॉडिफाई कर सके और यूज़ कर सके। अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हमको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बताता है कि हम प्रोटोकॉल सेट कर पाएँ फॉर वेंडर मैच, कैटलॉगिंग, प्राइस डिस्कवरी इन ओपन सोर्स, जो जैसा कि हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस करता है। अब ये क्या करेगा? हमारे बायर्स और सेलर्स को जो है वो डिजिटली विजिबल होंगे और वो अपना जो ट्रांजैक्शन है वो ओपन सोर्स, ओपन नेटवर्क पे कर सकते हैं। कोई भी ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पे क्या एप्लीकेशन यूज़ करना है या कुछ यूज़ करना है। अब एम क्या है? हमको डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स पे मूव करना है, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट मूव करते हैं एज एन ओपन सोर्स। एडवाइजरी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेंटर के द्वारा टू टेक अवर गाइड एंड मेंटोर फॉर इट्स डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड नेशनल रोल आउट ऑफ ONDC। अब प्राइवेट सेक्टर लेड नॉन प्रॉफिट यूनिट भी सेटअप किया जाएगा। अब की फीचर्स क्या क्या हैं? तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना है, प्राइवेसी जो है डेटा का उसको मेंटेन करके रखना है, इंक्लूडिंग पब्लिशिंग ऑफ एनोनिमाइज्ड एग्रीगेट मैट्रिक्स ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस और IT एक्ट के साथ आपको कंप्लाई करना है। वेल डेवलप्ड इन्फॉर्मेशन बनाना है, एजुकेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन चलाना है पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, स्पेशल अटेंशन देना है हमारे स्मॉल एंड मीडियम प्लेयर्स को, और इसको एक तरह का मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी बनाना है कि वो अपनी इनकम जो है खुद जनरेट कर पाए। तो ये हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नाउ लेट्स कम टू डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो IRDAI जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, पहले दिल्ली में था, अब हैदराबाद में है। ये 1999 में सेटअप हुई थी थ्रू RDAI एक्ट। तो स्टेटरी बॉडी है, किसकी रिकमेंडेशन में हुई थी? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसकी रिकमेंडेशन में इसको इस्टेब्लिश किया था। ये हमारे इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, उनको मैनेज करती है और लाइसेंस प्रोवाइड करती है हमारे कंपनीज़ को। अब हम देखते हैं IRDAI ने अभी रिटेन LIC GIC न्यू इंडिया एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो मैंने आपको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पढ़ाए थे। वो बैंक जो है वो बहुत बिग होते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है ख़राब, इसी में पढ़ाया था। तो इसलिए डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस भी वही होते हैं, वो होते हैं जो एनुअल बेसिस पे रिकग्नाइज करते हैं। कौन? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो इंश्योरेंस होते हैं जिनका साइज इतना बड़ा होता है, मार्केट इंपॉर्टेंट इतना बड़ा होता है कि अगर वो फेल हो जाए तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम को हमारा बहुत लॉस करते हैं और डिसलोकेशन करते हैं। तो अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी GIC और न्यू इंडिया को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस बोला गया है। ये फंक्शन जो है इनका क्रिटिकल है फॉर अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज ऑन नेशनल इकोनॉमी। ये टू बिग टू फेल इंपॉर्टेंट टू
तो ये सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो DSSI होते हैं उनके लिए एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स निकाला जाता है जो कि सिस्टमेटिक रिस्क वगैरह से डील करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं कि हम कैसे DSII को रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला साइज ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यूज, तो कितना टोटल रेवेन्यू उनको मिलता है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम अंडर रिटर्न एंड एसेट्स कितना होता है, और ग्लोबल एक्टिविटीज़ जो है मोर देन 1 जुरिडिक्शन में होना चाहिए, तो वो जो है आइडेंटिफाई होते हैं DSII की तरह। अब आते हैं RBI और IRDAI ने अभी नोट पास किया है कि वो FDI जो है बैंक लेड इंश्योरेंस में मैंडेटरी कर देंगे। तो न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो सेकंड अमेंडमेंट रूल्स आए 2021, वहाँ पे वो 2019 में अमेंडमेंट करके लाया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 का वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अब की हाईलाइट अगर बताएं तो इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो कि प्राइवेट बैंक प्रमोट करती है, वो RBI और IRDAI ने क्लियर कर दिया है कि वो 74% जो है FDI इन्वेस्टमेंट जो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रीच नहीं करना है, कि 74% ही बस होना चाहिए। पहले 49% था, अभी जो है 74% कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजमेंट पर्सन जो है वो सिर्फ रेसिडेंट ऑफ इंडियन होने चाहिए और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी में, और उनके में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ द 3 की मैनेजमेंट पर्सन में से चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडियन सिटीजन का। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो 3.76% है हमारा फाइनेंशियल ईयर 20 में, और ये अमेंडमेंट रूल्स फर्दर हेल्प करेंगे कि FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ जाए और कंपटीशन इंक्रीज हो जाए। फिर आते हैं मॉडल इंश्योरेंस विलेज। तो IRDAI जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है जहाँ पे मॉडल इंश्योरेंस विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जहाँ पे वो एंटायर पॉपुलेशन को कवर करेगी विलेज एरियाज़ के, कि उनको जो है इंश्योरेंस मिल पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड CSR फंड। आइडिया जो है वो ऑफर करेगा कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जो है सारे विलेजेस को मिल पाए। मेजर जो इन इंश्योरेंस जहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिल पाता, रिस्क होता है, उन सबको मिल पाए। IRDAI सजेस्ट किया है कि इसको मिनिमम 500 विलेज में फर्स्ट ईयर में आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके बाद 1000 विलेजेस में सब्सिक्वेंट ईयर में, और ये जो एफर्ट्स है सेलेक्टेड विलेजेस में किया जाएगा और मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के लिए है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने बोला है कि इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो 2.71% है 2001 में, और वो स्टेडली इंक्रीज हुआ है 3.76% इन 2019। बट ग्लोबली अगर बात करें तो बट ये जो है ग्लोबल एवरेज से बिलो है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 उन्होंने FDI लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर की 74% कर दिया, अर्लियर 49% थी, और रिसेंटली IRDAI ने बोला है, एडवाइस किया है कि सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजी लॉकर के द्वारा इशू करेंगी। तो मॉडल इंश्योरेंस विलेज हो गया। नाउ लेट्स कम टू द की कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन सर्विस सेक्टर। तो एंटी ट्रस्ट एक टाइप का वर्ड है जो रिफर करता है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की फील्ड है और लॉज जो भी डील कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ मोनोपोली होनी चाहिए, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है, उसको हमने एंटी ट्रस्ट डिक्लेयर किया। तो एप्पल ने अभी बोला है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है कि टू डिसमिस अ एंटी ट्रस्ट केस एलिजिंग एब्यूज ऑफ मार्केट पावर इन एप्स मार्केट। तो उन्होंने बोला है कि एंटी ट्रस्ट जो मतलब जैसे एप्पल है, तो एप्पल के फ़ोन में जो है हमारे एप्पल के ही ऐप्स चलते हैं, उसके लिए एप्पल मतलब अगर कोई ऐप उसको ऐप डालना है तो उनको ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक एंटी ट्रस्ट टाइप का मतलब उनको बोला है कि जो ट्रस्ट है उसको एंटी ट्रस्ट को डिसमिस करिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2000 में बोला है कि वो प्रोवाइड करता है कि इंडियाज एंटी ट्रस्ट लॉ मॉनिटर्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मोनोपोलाइज कंपटीशन विद इन द मार्केट, जो कि कंपटीशन को मोनोपोलाइज करता है। मोनोपोलाइज का मतलब होता है कि कोई एक जो फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज है एक जगह, बट एक जो मार्केट है, एक जो कंपनी है वो डोमिनेट कर रही है पूरे अदर्स कंपनी को, तो उसको बोलते हैं हम मोनोपोलाइज। ऐसे ही एंटी ट्रस्ट है। तो एक्ट जो है वो गारंटी करता है कि कोई भी एंटरप्राइज वो एब्यूज़ नहीं करेगा अपना डोमिनेंट पोजीशन मार्केट पे, जैसे कि एप्पल फॉर एग्जांपल, एप्पल के ऊपर ये केस लगा कि वो एब्यूज़ करते हैं थ्रू कंट्रोल ऑफ सप्लाई, मैनिपुलेटिंग परचेसिंग प्राइस। और CCI ने सेटअप किया है अंडर 2002 एक्ट टू रेगुलेट एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी इन द कंट्री। अब स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी वो लिस्टेड
कंपनीज होती हैं जो कि क्रिएट की जाती हैं सोल पर्पस के लिए, टू जहाँ पे अनलिस्टेड कंपनीज जो है और प्राइवेट कंपनीज जो है उनको मर्जर होता है एक दूसरे के साथ। SPAC जो है वो कुछ उनका कुछ बिजनेस ऑपरेशन खुद का नहीं होता है, वो कैपिटल जो है IPO से रेस करती हैं। बट इंडिया में अगर बताएं तो SPAC को IPO से कैपिटल रेस करने की करंटली अलाउड नहीं है, और इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी बोला जाता है, बिकॉज इनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता कि कैसे हम कैपिटल को यूटिलाइज करें और कहाँ से हम कैपिटल ले आएँ। फिर आते हैं सोशल कॉमर्स। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, सोशल कॉमर्स वो होते हैं, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए विथ ईच अदर बिफोर कंक्लूडिंग अ परचेस, मतलब बिना परचेस कंक्लूड करने से पहले जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, उसको सोशल कॉमर्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बताएं तो सोशल कॉमर्स जो है इंडिया में वो एस्टिमेटेड है $2 बिलियन इन 2020, और प्रोजेक्टेड है कि वो राइज हो जाएगा 16 to 20 बिलियन बाई 2025 और 60 to 70 बिलियन बाई 2030। फिर आते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। ड्यूटी जो है कमीशन का कि जो भी हमारे कंपटीशन से रिलेटेड मतलब जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट करती है कंपटीशन में, उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना है, हमारे कंपटीशन को सस्टेन बनाना है और प्रोटेक्ट करना है हमारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को। फिर स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME ने लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME ने लॉन्च की है सर्विसेज सेक्टर के लिए, जो कि हेल्प करेंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे जो सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा फॉर procurement of plant machinery and service equipment through institutional credit to SC और ST MSE without any sector specific restriction। तो इसमें कोई सेक्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी आपको अगर आप परचेस कर रहे हैं प्लांट और मशीनरी और सर्विस इक्विपमेंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के थ्रू, तो आपको दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सर्विस सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक साथ खत्म कर देंगे, उसके बाद एक ही लेक्चर बचेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है रिपोर्ट इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो रिपोर्ट इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने लॉन्च की है, जहाँ पे वो अर्बन प्लानिंग की कैपेसिटी जो है उसको मेजर कर रहे हैं इंडिया की। ओवरऑल अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन जो है, अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारी 377 मिलियन 377 मिलियन हो गई है। ड्यूरिंग 2011 to 36 अर्बन ग्रोथ जो है वो 73% राइज हुई थी। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो अर्बनाइजेशन जो है नियरली 60% कंट्रीब्यूट करता है इंडियाज़ के GDP में, और वो 2030 तक 70% कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। जोग्राफिकल शेयर की बात करें तो अर्बन लैंड जो है इंडिया का वो 3.1% है टोटल लैंड एरिया का कंट्री का, बट वो सिग्निफिकेंटली एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन की बात करें सॉरी, तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी टाउन्स आते हैं, सेटलमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट और हमारी UT गवर्नमेंट्स नोटिफाई कर रही हो, तो उसको स्टैट्यूटरी टाउन्स बोलते हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कमिटीज़। सेंसस टाउन की बात करें तो वो सेटलमेंट जो कि अर्बन हो सेंसस में, आफ्टर दे हैव मीट कुछ क्राइटेरिया को उनको मेट करना पड़ता है, उसको सेंसस टाउन्स बोलते हैं। लाइक एटलीस्ट 75% मेल वर्कर्स जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में इंक्लूड होने चाहिए, इंगेज होने चाहिए, और दे आर गवर्नड एज विलेजेस एंड डू नॉट नेसेसरी हैव अर्बन लोकल बॉडीज। आउटग्रोथ की अगर बात करें तो ये वाइएबल यूनिट्स होती हैं जो विलेज सच एज विलेज अगर बताएं तो वो बाउंड्रीज से उधर उधर रहती है, क्लियरली आइडेंटिफाइबल इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज एंड लोकेशन। तो आउटग्रोथ पोजेस अर्बन फीचर्स इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज सच एज पक्का हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, ये हो गए आउटग्रोथ। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन, और इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने अभी कमरेट किया है 6 ईयर्स 3 स्कीम्स को हो गया है हमारे ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशन, जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इन सब स्कीम्स को 6 ईयर्स हो गए हैं। तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री
आवास योजना अर्बन की अगर बात करें तो ये जो है अर्बन हाउसिंग की जो शॉर्टेज है उसको एड्रेस करता है। जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हमारे मिडिल इनकम ग्रुप्स कंट्रीज कैटेगरीज है, उन सबको जो शॉर्टेज है अर्बन हाउसिंग की उनको वो करता है, इंक्लूडिंग द स्लम ड्वेलर्स भी इसी में आते हैं कि उनको 2022 तक हमको पक्का हाउस बना के देना है। अब कंपोनेंट क्या है? इनसाइट स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट। ओके तो इसमें क्या करना है? ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स जो है वहाँ पे वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होगा, बेटर क्वालिटी और लाइफ जो है अर्बन पुअर की वो होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए और एडिक्वेट फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आते हैं अमृत स्कीम। ये जो है फर्स्ट नेशनल वाइड मिशन है जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ आपको हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करनी है, जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवेज एक्सेट्रा प्रोवाइड करना है। 500 सिटीज़ जो है वो सेलेक्ट हुई हैं अंडर अमृत। प्रोग्रेस अगर बात करें अमरूद की तो 105 लाख हाउस होल्ड को वाटर टैप दिया गया है और 78 लाख सीवर जो है कनेक्शन किए गए हैं। 88 लाख स्ट्रीट लाइट जो है वो रिप्लेस की गई हैं एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट से। ओके अब की फीचर्स अगर बात करें तो वाटर सप्लाई दिया जाएगा, सीवेज फैसिलिटी, सेप्टेज मैनेजमेंट दिया जाएगा, स्ट्रीम वाटर ड्रेन्स दिया जाएगा कि वो फ्लडिंग रिड्यूस कर पाए, अपग्रेडिंग ग्रीन स्पेसेस पार्क्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे और पेडेस्ट्रल नॉन मोटराइज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और पार्किंग स्पेसेस भी बनाए जाएंगे अमृत स्कीम के अंदर। अब आते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये 2015 में लॉन्च किया गया एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सारे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे 100 सिटीज़ और टाउन्स जो है डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज से सेलेक्ट की गई हैं और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन। अब कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट सिटी का वो 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला कम्युनिटी एट द कोर। तो कम्युनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मोर फ्रॉम लेस, एबिलिटी जो है कि हमको ग्रेटर आउटकम्स जनरेट करना है लेसर रिसोर्सेज से। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट्स वगैरह को इन्वॉल्व करना है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम को। इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली इनोवेटिंग मेथड और इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने हैं। टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स नॉट अ गोल, तो केयरफुल सिलेक्शन टेक्नोलॉजी का करना है जैसे कि हमारी सिटीज़ को प्रॉपर बना सके और टेक्नोलॉजी से हमारा एनवायरमेंट लॉस ना हो और कन्वर्जेंस, सेक्टोरल और फाइनेंशियल कन्वर्जेंस भी करना है। तो दीज आर द 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ओके नाउ लेट्स कम टू द रीसेंट स्टेप्स जो लिए हैं मिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो पहला है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसका एम है कि हमको अर्बन जो क्लाइमेट एक्शन है उसको मॉनिटर करना है। हमारे इंडिया में जो भी क्लाइमेट एक्शन हो रहा है और 28 डाइवर्स इंडिकेटर पे ये मेजर करते हैं 5 सेक्टर्स पे: वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन 5 सेक्टर्स पे वो मेजर करेंगे। फिर डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, एवरी ईयर स्मार्ट सिटीज़ को रैंक किया जाता है सो दैट कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो कंटिन्यू कर सके कि जो भी स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सके, उनको स्ट्रेंथन कर सके। और ये डेटा रेडीनेस 100 स्मार्ट सिटीज़ में मेजर करता है ऑन सिस्टमेटिक पिलर्स ऑफ 5 कंपोनेंट: पीपल, पॉलिसी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड आउटकम। अब ICT इनिशिएटिव्स अंडर स्मार्ट सिटी अगर बात करें तो ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है IMAF, ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल किट है जो कि डेवलप की गई है जो भी हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए अक्रॉस की एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनैलिटी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड सिटीजन स्टेक होल्डर। ये हेल्प करेंगे सिटीज़ को कि एरिया आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे ICCC डिलीवर किया जा सकता है। फिर स्मार्ट सिटी ICT स्टैंडर्ड, ये इंटरऑपरेबिलिटी है बिटवीन द प्रोडक्ट्स, मल्टी वेंडर जो भी है इन अ मल्टी वेंडर, मल्टी नेटवर्क, मल्टी सर्विस एनवायरमेंट। फिर इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोज रिपोर्ट आता है, ये हमारे यूथ लीडरशिप को प्रमोट करेगा और उनको हेल्प करेगा कि वो जो है इंडिया के जो हमारे अर्बन फ्यूचर है उसको डिज़ाइन कर पाए। फिर तुलिप रिपोर्ट जो है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के जो भी हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनको कनेक्ट करेगी कि वो हमारे सिटीज़ के लिए नए सॉल्यूशंस ले आए। और ये किसने लॉन्च किया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉन्च किया है। अब तुलिप टेनेंट्स की बात करें तो फ्रीडम है कि आप कैसा आर्किटेक्चर चुनते हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं कि किस टाइप का आर्किटेक्चर आप मतलब चूज़ करते हैं। इंसेंटिव्स अगर बताएं तो आप जो भी प्लेटफॉर्म इनेबल मैच एज पर नीड, एक्सेस टू पैन इंडिया
अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रांसपेरेंसी, ओपन आर्किटेक्चर है जहाँ पे ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। फिर स्मार्ट सिटीज़ एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम, तो सार प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ही, और सार प्रोग्राम जो है 11 प्रीमियर आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ता है कि आप जो है हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिए वो बहुत अच्छा ले सकें और हमारे जो आउटकम्स है प्रोजेक्ट के वो भी अच्छे हो सकें। फिर म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये डिस्क्राइब करता है हमारे अर्बन की क्वालिटी, कैसी क्वालिटी क्या है अर्बन गवर्नेंस की, और ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स निकालते हैं। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी वही निकालते हैं, ये जो कि अर्बन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव में हमको बताते हैं, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को प्रमोट करते हैं। तो दिस इज़ द जो 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स विथ मेईटी के साथ उन्होंने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, जहाँ पे वो अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और 2535 सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो ये इसका एम है कि हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है पहली बात तो, और उसको शेयर करना है पूरे अर्बन इंडिया में, जो कि हमारी सिटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, हमारे पीपल को अच्छे से हमारे पीपल जो है, हमारे टाउन्स जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारे जो 3 पिलर्स हैं पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म, उनके लिए वर्क कर सके। ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे सिटीजन सेंट्रिक और इकोनॉमिक ड्रिवन अप्रोच टू अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन सिटीज़ बाय 2022 और अक्रॉस ऑल सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया बाय 2024। अब नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट की मिशन की अगर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की अगर बात करें तो सिटीजन्स जो है उसका पार्ट है, जो कि लिविंग उनकी एनहांस करना और गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस करना उनके लिए। गवर्नमेंट की अगर बताएं तो डेटा ड्रिवन पॉलिसी और गवर्नेंस 28 स्टेट 8 यूटीज़ और ऑल यूएलबीज जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में कवर किए जाएंगे। यूएलबी एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करें तो रियल टाइम डेटा मैनेज करना पड़ेगा और लर्निंग टूल्स। यूएलबी एम्प्लॉयज़ की बात करें, टूल को एनहांस करना पड़ेगा, बेटर सिस्टम और कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा। रिसर्चर्स जो है डेटा जो है रिसर्च और इनोवेशन पे हमको बताएंगे। स्टार्टअप्स की अगर बात बताएं तो उनको लिए एक लोअर बैरियर्स रखने हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़ पाए। ओके, सो दिस इज़ द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, ऑब्वियसली अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाना, न्यू प्लेटफॉर्म बिल्ड करना, ओपन स्टैंडर्ड क्रिएट करना, और जो भी ओपन स्टैंडर्ड है सारे डिजिटल अर्बन स्टेक होल्डर के लिए उनको एनफोर्स करना, और एक रजिस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना हर लेवल पे कि वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ जो है बता सके। डेवलपमेंट प्रमोट करना नेशनली स्केबल एप्लीकेशन सिस्टम पे, और एडॉप्ट करना बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, और एनहांस करना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब बेनिफिट्स अगर बताएं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा, इंफॉर्मेशन जो है हमको इजी एक्सेस हो पाएगी, बेटर डिसीजन हो पाएगा, एज ऑफ लिविंग इंक्रीज हो पाएगा, डूइंग बिजनेस में इंक्रीज हो पाएगा, कॉस्ट जो है इनोवेशन का वो कम हो पाएगा, कोलैबोरेशन बढ़ पाएगा, कंपटीशन बढ़ पाएगा, और टारगेट जो पॉलिसी है वो भी अचीव हो पाएगी। अब रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नॉलेज प्रोडक्ट्स, तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, जो कि हमारे रिसर्च और प्रैक्टिसेस में जो भी गैप होते हैं उनको कम करती है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। फिर सिटीज़ जो है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम, ये लॉन्च हुआ था पार्टनरशिप विद फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन ने मिल के लॉन्च किया था। ये एक नोवल अप्रोच है जहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट है उनको डेवलप करना है, और उसके साथ सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन भी है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको भी बढ़ाना है। अब हैंड बुक ऑफ अर्बन स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये फर्स्ट काइंड का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे स्पेशल फोकस हम पर्सन विद जो हमारे डिसेबल पर्सन है उन पे कर रहे हैं इंडियन सिटीज़ में। ये कैप्चर करता है कि हम डेटा रिलेटेड टू नेचर और कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ PWDs, ठीक है, और उनको फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको एक्सेस है या नहीं है वो सब मेजर करता है। अब सिटीज़ इंसाइट रिपोर्ट, सिटीज़ इंसाइट रिपोर्ट जो है ये इनिशिएटिव किसके अंदर है, बिल्डिंग एसेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज़ बेसिक प्रोग्राम के अंदर है एट द NIUA न्यू दिल्ली। ये इन्वेस्टिगेट करता है जो अर्बनाइजेशन ट्रेंड है हमारे इंडियन सिटीज़ का उसको, और कि वो कैटर करता है हमारी मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, विमेन चिल्ड्रन है, कि
उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बनाइजेशन ट्रेंड हमारे इंडियन सिटीज़ का क्या है। तो ये हो गया हमारा अर्बनाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू अदर इनिशिएटिव्स जो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज, तो ये डेवलप किसने किया है? स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने डेवलप किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ने मिलके ये एड्रेस करता है जो भी हमारे डेटा सिलोज है, जो भी हमारे डेटा में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो गलत है या नहीं है, उन सब के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सिक्योर ऑथेंटिकेट डेटा प्रोवाइड करता है और डेटा को एक्सचेंज करते हैं अमंग वेरियस प्लेटफॉर्म। ये सीमलेस इंटरफेस की तरह वर्क करता है फॉर डेटा प्रोवाइडर्स और डेटा यूजर्स इंक्लूडिंग अर्बन लोकल बॉडीज़, कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना डेटा रिलेटेड टू सिटीज़ हर जगह। फिर स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म की बात करें, ये लॉन्च हुआ है कि जो हमारे सारे इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं कि वो एक रिपोजिटरी ओपन सोर्स कोड क्रिएट कर पाए सारे सॉल्यूशन जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड है उसके लिए। ये एड्रेस करता है जो भी चैलेंजेस अर्बन लोकल बॉडीज़ में है कि उनका डेवलपमेंट में है, उनके डिप्लॉयमेंट में है कि वहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहा है, पहुँच रहा है या नहीं, तो सारे अर्बन चैलेंजेस को देखता है। फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2.0 वेबसाइट, ये वेबसाइट जो है रीडिज़ाइन की है एज अ सिंगल विंडो हब, जहाँ पे सारे स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एज अ पार्ट ऑफ इट जियो स्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है इस वेबसाइट के साथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स को दे दिया गया है। अब बेनिफिट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अवेलेबल होते हैं, मतलब बेनिफिट्स अवेलेबल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल ओनली बी अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट विथ मिनिमम बिल्डअप फ्लोर एरिया, जहाँ पे 1 लाख स्क्वायर मीटर्स से एरिया हो वहीं पर ये अवेलेबल होते हैं। सिग्निफिकेंस अगर बताएं तो चीपर फॉरेन करेंसी फंडिंग मिल पाती है और सेक्टर को कॉम्पिटिटिव रेट्स में क्रेडिट मिल पाता है। अब आते हैं स्वामी फंड, ये स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड जो है पहला रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया है जो कि मुंबई में है, रिवाली पार्क सब अर्बन मुंबई। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, नवंबर 2019 में बनाया गया था। ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जहाँ पे बहुत सारे जो पर्सन है, इन्वेस्टर्स हैं, वो आते हैं मिलके फंड प्रोवाइड करते हैं, डेट फाइनेंसिंग करते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ब्राउनफील्ड, तो वो जो है क्या करते हैं, फिर उनको प्रॉफिट जो भी जनरेट होता है तो उससे वो उन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट ब्राउनफील्ड रेरा रजिस्टर्ड रेसिडेंशियल डेवलपमेंट दैट आर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिड इनकम, और ये जो है सेबी के अंदर आता है, सेबी रजिस्टर्ड करता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मैंने बताया कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक टाइप का फंड है जो इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ पे प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि फंड कलेक्ट करते हैं सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से, भले वो इंडियन हो फॉरेन हो, फिर उनके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, और फिर जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करता है। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ AIF की बात करें तो AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज जो होता है वेंचर्स, उनको हम बोलते हैं AIF, विच आर द गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स कंसिडर सोशली इकोनॉमिकली डिजायरेबल। AIF 2 की अगर बात करें तो रियल इस्टेट, प्राइवेट इक्विटी फंड और डिस्ट्रेस एसेट्स इसमें आते हैं। फिर AIF 3 में अगर बात करें तो बहुत सारे के फंड आते हैं जैसे कि हेज फंड, PIPE फंड्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की अगर बात करें तो मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फंड है, ओके, ये हमारा फंड है, यहाँ पे जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, यहाँ पे हमको AIF के अंदर वो करते हैं। अब AIF जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे जो है इन सब को जो है प्रोवाइड किया जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और ये सेबी के अंदर रेगुलेट किया जाता है। अब आते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर, तो लॉजिस्टिक डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, अभी उन्होंने प्लान रिवील किया है कि फ्राइट स्मार्ट सिटी कैसे होगा। ठीक है, मेजर ड्राइवर्स जो है हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर के, पहले हम वो पढ़ लेते हैं इंडस्ट्री के। पहला तो है हमको न्यूअर टेक्नोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन वाइड हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिजनेस जो है उसको ग्लोबलाइज करना पड़ेगा और एमर्जिंग मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा और डिलीवरी टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया का वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, 25 to 30% कंट्रीब्यूट करेगा GDP का बाय 2025। तो अब इस स्कीम का फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ जो स्कीम लॉन्च की है उस स्कीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टू बिगिन विथ अगर बताएं तो इसमें 10 सिटीज़ डेवलप की जाएंगी एज अ फ्राइट स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ 10 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा एज अ फ्राइट स्मार्ट सिटीज़। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है,
तो 10 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा एज अ फ्लाइट स्मार्ट सिटीज़। फ्लाइट स्मार्ट सिटीज़ मतलब वही होता है कि गुड ट्रांसपोर्टेशन जो है हमको वो डेवलप करना पड़ेगा। फर्दर बताएं, अगर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है, लाइक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, यूजर, सिटीजन्स जो है वो सेटअप किया जाएगा। एनहांस करना पड़ेगा अर्बन फ्लाइट सिस्टम। मेजर्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जैसे व्हीकल यूज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, डिमांड एंड लैंड यूज प्लानिंग होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होना चाहिए। अब लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रॉडली डिफाइन करेंगे तो लॉजिस्टिक जो है सारे एस्पेक्ट जो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग जितना भी है, प्रोसेस है, डिलीवरी है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता, कंजम्पशन नहीं हो जाता, तो वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक के अंदर आती हैं। करेंटली अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्रूशियल पार्ट है हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर का, जहाँ जो कि 50 to 60% अकाउंट करता है हमारा लॉजिस्टिकल कॉस्ट, और उसके बाद फिर वेयर हाउसिंग आता है। साइज जो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की वो है $215 बिलियन, जो कि एम्प्लॉय करते हैं मोर देन 22 मिलियन पीपल। और बेनिफिट्स क्या है कि ऑब्वियसली 10% डिक्रीज हो जाता है इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट में, और लीडिंग टू 5 to 8% ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने बताया जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है लॉजिस्टिक का, फिर उसके बाद वेयर हाउसिंग है, उसके बाद फ्राइट फॉरवर्ड है, और फिर वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स है। अब इनिशिएटिव्स जो कुछ गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं इस सेक्टर के लिए, तो सबसे पहला है ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू लॉजिस्टिक सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट कर दिया है जहाँ पे ईजिली क्रेडिट प्रोवाइड हो पाएगा। टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए हैं और लॉजिस्टिक डिवीजन क्रिएट किया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के गति शक्ति मिशन के अंदर फॉलो किया है, जहां पे 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करेंगे अंडर भारतमाला परियोजना, पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो कैटेलाइज किया है सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन सेक्टर। नेशनल लॉजिस्टिक लॉ जो है उसको भी प्रपोज किया है अंडर कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, जहां पे रेगुलेटरी एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट पैराडिगम बेसिस पे, जैसे कि वन नेशन वन मार्केट एजेंडा जो है वो सपोर्ट हो पाए। फिर ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है जिसका एम वही है कि हमारा जो गुड्स है अक्रॉस द कंट्री वो बहुत इजीली मूव हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राफ्ट नेशनल प्रोजेक्ट के। अब 5 पिलर्स जो है हमारे ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के। पहला है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज, जैसे कि फास्टर होना चाहिए, चीपर लॉजिस्टिक सर्विसेज। एफिशिएंट एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रोड टू रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सब मीटिंग लॉजिस्टिक नीड्स फॉर कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। लॉजिस्टिक्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, और लॉजिस्टिक फॉर इमरजेंसी एंड डिजास्टर भी होना चाहिए, रिजिलेंट बिल्डिंग रेजिलियंस भी करना पड़ेगा। ये हो गए 5 पिलर्स। अब आते हैं हम गति शक्ति मिशन में। तो वाई ये न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 100 ट्रिलियन गति शक्ति मिशन, और जिसको नेशनल मास्टर प्लान बोला जाता है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन उसको इंडिया में अच्छे से बिल्ड करने के लिए। अब गति शक्ति मिशन की बात करें, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाएगा, इंक्लूडिंग रेलवे सबको, जहाँ पे सारी मिनिस्ट्री जो है एक साथ कोऑर्डिनेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर्पस को बढ़ाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे रोड बन जाती है उसके बाद फिर पाइपलाइन डलती है तो उसमें डबल खर्चा आता है। ठीक है, तो पाइपलाइन तो सारी मिनिस्ट्रीज़ में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो रोड बनने से पहले ही पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद ही रोड बनेगी, तो खर्चा जो है वो कम होगा, तो गवर्नमेंट जो है अदर सेक्टर्स में इनोवेट लगा सकती है वो पैसा। तो इसलिए ये गति शक्ति मिशन लॉन्च किया गया। ये इंटीग्रेट करेगी सारे मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्लानिंग के लिए। और ये डेवलप किसने किया है, एंटायर प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इन्होंने ये लॉन्च किया है बिसाग। तो ये क्या है, एक गांधीनगर बेस्ड ऑटोनोमस साइंस सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है। ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब 6 पिलर्स हैं गति शक्ति मिशन के। पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ये जो है सारे एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव है उनको इंक्लूड करेगा, सारे डिपार्टमेंट को एक वन सेंट्रलाइज पोर्टल में इंक्लूड करेंगे, और हर ईच और एवरी डिपार्टमेंट जो है उनके पास विजिबिलिटी होगी कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या डेटा है, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आते हैं प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ पे थ्रू दिस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि उनको जो है क्रॉस सेक्टोरल जो इंटरेक्शन होते हैं उनके थ्रू जो है उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा उनके प्रोजेक्ट्स को। फिर ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो ये असिस्ट करेंगे बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, कि क्रिटिकल गैप्स जो हैं आप उनको
उन इश्यूज़ को सॉल्व करिए। और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लान हेल्प करेगा कि आप मैक्सिमम और मोस्ट ऑप्टिमम रूट जो है उसको सेलेक्ट करिए टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए। फिर सिंक्रोनाइजेशन की अगर बात करें तो ये हेल्प करेंगे जो भी एक्टिविटीज़ है हर डिपार्टमेंट की वो सिंक्रोनाइज हो सके एज पर डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नेंस हॉलिस्टिक मैनर में। एनालिटिकल की बात करें तो ये जो प्लान है वो हमको एंटायर डेटा एक प्लेस पे प्रोवाइड करेगा विद GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग। फिर डायनेमिक की बात करें तो सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं कि वो अब विजुअलाइज कर सकती हैं, रिव्यू कर सकती है, मॉनिटर कर सकती हैं जितना भी प्रोसेस हो रहा है क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स के थ्रू GIS सिस्टम से और सैटेलाइट इमेजनरी से। तो ये हो गया हमारा 6 पिलर्स ऑफ गति शक्ति मिशन। ओके अब कुछ ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच। तो जो हमारा गति शक्ति मिशन बताएगा कॉमन विजन बताएगा। टाइम कॉस्ट ओवररन्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि हम भारतमाला, सागरमाला, ये जो है बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत ही इशूज़ हैं इनमें, तो ये इनिशिएटिव इन इशूज़ को भी टैकल करेगा। लैक ऑफ कॉमन विजन, आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स के कारण विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जो कि अब क्या होगा कि अब कॉमन विजन हो जाएगा क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ कोऑर्डिनेट करके बनेगी। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो भी हमारा बचेगा। तो ये हो गया गति शक्ति मिशन। नाउ लेट्स कम टू अदर इनिशिएटिव फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर। तो सबसे पहला लीड्स रिपोर्ट 2021। तो लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है ये रिपोर्ट रिलीज करती है। 2018 में उन्होंने रिलीज किया था और अभी जो है 3rd रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का एम है कि जो भी हमारे स्टेट और यूटी है लॉजिस्टिक सेक्टर में वो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी है उनकी, उनको रैंक करना। इसका एम यही है कि फोकस करना कि हमारे जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है अक्रॉस द स्टेट और उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना। सिमिलर टू लीड्स 2021 एडिशन जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों पे फोकस करता है। हाउएवर वाइल लीड्स 2018-19 जो है वो परसेप्शन बेस्ड था, बट जो हमारा जो अभी रिपोर्ट आई है वो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। 2021 का इंडेक्स की बताएं वो 21 इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग 17 परसेप्शन इंडिकेटर्स और 4 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। और ये 3 डायमेंशन जो है उस पर मेजर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ये हो गई लीड्स इंडेक्स। अब आते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री अनवील्स प्लान फॉर फ्राइट स्मार्ट सिटीज़। तो फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ जो है इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करेगा जो भी हमारी अर्बन फ्राइट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उसको एफिशिएंसी प्रोवाइड करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 10 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है एज अ डेवलप कि उनको फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमेटी फॉर्म की जाएंगी जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके बनाई जाएंगी। ये कमिटीज़ जो है सिटी लॉजिस्टिक प्लान को क्रिएट करेंगी, जो भी हमारे प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोकस करेंगी। डेवलपिंग प्री अर्बन फ्राइट सेंटर्स, ट्रक रूट्स डेवलप करेंगी, इंटरनेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ये सब डेवलप करेंगी। और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करके अंडर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और फ्राइट स्मार्ट सिटीज़ जो है वो डेवलप करेंगे। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मॉडल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है जो कि रिप्लेस किसको किया, बॉट मॉडल को रिप्लेस किया है। बॉट मॉडल कुछ प्रोडक्ट्स में लिए बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वो बनाते हैं कि गवर्नमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी कि आप बिल्ड करिए और ऑपरेट करिए, उसके बाद जो है ट्रांसफर कर दीजिए पूरा ऑनरशिप राइट गवर्नमेंट को। तो बॉट मॉडल वो होता है रोडवेज के लिए। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म की गई है कुछ वेल डिफाइंड और सोल पर्पसेस के लिए। ये जनरली फॉर्म की गई है जो भी कंपनी एसेट्स हैं एक्टिविटीज़ हैं उनको आइसोलेट करना मतलब अलग करना। ये एक्टिविटीज़ और एसेट्स जो है वो न्यू एंटिटी की तरह वर्क करेंगे और स्पेशल पर्पस व्हीकल और जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो भी लेंडर्स हैं वो कंफर्टेबल फील कर पाए। सिग्निफिकेंस क्या है कि सेपरेट रिस्क होना चाहिए और फ्री अप कैपिटल होना चाहिए। फिर टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल जो है ये भी हमारे रोडवेज के लिए है। द राइट ऑफ कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट ऑफ फीस फॉर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड टू पब्लिक फंडिंग। तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा कलेक्शन हो रहा है, अप्रोप्रिएशन हो रही है फीस की जो भी प्रोजेक्ट के लिए वो पब्लिक फंडिंग के थ्रू हम जो भी बनाते हैं शैल बी असाइन फॉर प्री डिटरमाइंड कंसेशन पीरियड और टू कंसेशनरीज। जो भी कंसेशनरीज है उनको प्री डिटरमाइंड कंसेशन पीरियड के लिए वो करना पड़ेगा। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन जो है आर विद द कंसेशनर जो भी हम उसको देंगे उसके पास रहेगा और टिल
द कंप्लीशन ऑफ कंसेशन प्रोजेक्ट। जैसे ही कंसेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन जो किसी और गवर्नमेंट के पास हो जाएगा, तब तक जब तक कंसेशन पीरियड में तब तक वो कंसेशनर के हाथ में रहेगा। फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अंडर BOT, मैंने बताया कि प्राइवेट एंटिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिल्डिंग डिज़ाइन ऑपरेटिंग के लिए, रोड के लिए, और फिर उसको ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट को। ये जो है रिवाइज्ड मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट का पार्ट है, अंडर विच रेवेन्यू पोटेंशियल जो है प्रोजेक्ट का वो रीअसेस किया जाएगा हर 5 साल में ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड एज अगेंस्ट एवरी 10 ईयर्स नाउ। पहले 10 साल का था, अब 5 साल में हो गया। फिर EPC मॉडल जो है ये भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन करेंगे प्रोजेक्ट का, प्रोक्योर करेंगे सारे इक्विपमेंट मटेरियल्स जो भी नेसेसरी हैं, और फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे हमारी फंक्शनिंग फैसिलिटी को। फिर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात करें तो 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो गवर्नमेंट बियर करेगी, इसमें कंस्ट्रक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, और 60% जो है एन्युटी पेमेंट जो है ओवर द ऑपरेशन वो अलॉन्ग विथ हिज इंटरेस्ट अगर बात करें तो कंसेशनायर जो है वो पे करेंगे। और ये जो है हाइब्रिड है हमारे EPC और बॉट मॉडल का, और टोल फ्री कलेक्शन जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर बिल्ड लीज ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ फैसिलिटी और लीजिंग इट टू द गवर्नमेंट। तो पहले आप वो फैसिलिटी बिल्ड करनी है, जो भी प्राइवेट पार्टी है वो फैसिलिटी बिल्ड करेगी और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को दे देगी लीज पे और ट्रांसफ़र करेगी उस फैसिलिटी को आफ्टर रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उसको कब ट्रांसफ़र करेगी, जैसे ही रिकवरी हो जाएगी उसके बाद। फिर लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफ़र की बात करें LDOT की, यहाँ पे एसेट्स जो है वो लीज आउट किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को अंडर स्पेसिफिक टर्म, कुछ टर्म्स के अंदर उनको लीज आउट किए जाएंगे कि वो ऑपरेट कर सके, मेंटेन करें उस एसेट्स को कंसेशन पीरियड के टाइम तक। आफ्टर विच एसेट्स, उसके बाद क्या होगा कि फिर एसेट्स जो है वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ रोड सेक्टर से जो भी हमारे फाइनेंसिंग मॉडल है। अब आते हैं रेलवेज़। तो रेलवेज़ की अगर बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने इंडियन रेलवेज़ पे अभी रिपोर्ट निकाली है। कैग की रिपोर्ट है इंडियन रेलवे फाइनेंसेस पे, जो कि पार्लियामेंट में टेबल की गई है। पार्लियामेंट पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर बेस्ड ऑन अर्निंग, एक्सपेंडिचर, रिजर्व्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में जो भी चीज़ें हैं, तो वो कैग ने रिपोर्ट निकाली है। अब की हाईलाइट्स रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो टोटल रिसिप्ट जो है हमारा रेलवे सेक्टर का जो भी रिसीव करता है पैसा, वो डिक्रीज़ हुआ है, 8.30% हुआ है 2019-20 में। ठीक है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन की अगर बात करें, बाय यूटिलाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम फ्राइट ट्रैफिक, जो भी प्रॉफिट उनको मिलता है फ्राइट ट्रैफिक के, जो भी लॉस कंपनसेट करने का पैसेंजर को, वो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। हैवी डिपेंडेंस ऑफ रेलवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, ऑब्वियसली कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि 49% ऑफ द टोटल फ्राइट अर्निंग ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है वो रेशिंग जो जितना भी वर्किंग एक्सपेंडिचर होता है और जो भी वो रेवेन्यू अर्न करते हैं उनके बीच का रेशियो, तो वो अभी डिटोरिएट हुआ है, 98.36% है। हायर रेशियो जो है इंडिकेट करता है, अगर ज़्यादा रेशियो है वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कम आ रहा है एज़ कंपेरिजन टू हम जितना एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं। फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो की अगर बात करें, वो इंक्रीज़ हुआ है, और जिसके कारण वो इंडिकेट करता है कि हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस जो है इंडियन रेलवे का वो भी डिक्रीज़ हुआ है। कैपिटल आउटपुट रेशियो वही होता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना आपने लगाया, तो कितना कैपिटल लगाए तो आपको कितना यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है। डिक्लाइन इन इंटरनल रिसोर्सेज डिक्लाइन हुए हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स रिजल्टिंग इन ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। इंडियन रेलवे के तीन मेजर सोर्स है रेवेन्यू के। पहला है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, जो कि सम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है उनको। इंटरनल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो जैसे फ्राइट और पैसेंजर रेवेन्यूज से मिलता है, जो रेलवे लैंड आप लीज करते हो उससे। फिर EBR की बात करें, इसमें बोरोइंग अर्निंग जो भी आप करते हो पार्टनरशिप और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से, वो आता है। फिर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी भी जो है वो डिक्लाइन हुए हैं हमारे रेलवे की। अब आते हैं रेलवे सेफ्टी की बात करें तो आफ्टर रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट जो वेस्ट बंगाल में हुई है, जहाँ पे 9 पीपल ख़त्म हो गए हैं, तो रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने बोला है कि हमको एक कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हमारे एक्सीडेंट्स जो हैं, जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स एक्सीडेंट से रिलेटेड हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए। तो सेफ्टी इश्यूज़ जो है इंडियन रेलवे में हमेशा से रही है। विद फास्ट सेफ एंड सिक्योर मोबिलिटी की कंसर्न है हमारे इंडियन रेलवे का, तो बहुत सारी कमिटीज़ बनी, जैसे कि रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनी, जैसे खन्ना कमेटी। फिर हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनी, काकोदकर कमेटी। फिर मॉडर्नाइजेशन फॉर इंडियन रेलवेज, पित्रोडा कमेटी, और कमेटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे बोर्ड, देब्रॉय कमेटी भी बनी
बनी। अब कमीशन फॉर ऑफ रेलवे सेफ्टी की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, रेलवे एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, रेलवे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी आप याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये जो है उन मैटर्स से डील करती है कि रेल में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और ट्रेन ऑपरेशन वगैरह। और पेरेंट एजेंसी जो है ये किसकी है, पेरेंट एजेंसी ऑफ दिस कमीशन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब कुछ सेफ्टी स्टेटस देख लेते हैं रेलवेज के लिए। तो ट्रेन कोलिजन एंड डिटेलमेंट की अगर बात करें तो 2014-15 से 2019-20 तक अगर बात करें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो और डेथ रेट रिड्यूस हुए हैं। पैसेंजर सेफ्टी की बात करें तो एज़ पर एनसीआरबी डेटा तो 27,987 एक्सीडेंट्स जो है 2019 में हुए हैं। रोड यूजर सेफ्टी की बात करें तो 1014 एक्सीडेंट्स जो हुए हैं रेलवे से। फिर रीयूज फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओवर 2000 वुमेन चिल्ड्रन जो है ड्यूरिंग 2017-21। और इंडियन रेलवे ने ऑपरेशन आहट लॉन्च की है जहाँ पे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करते हैं, कब करते हैं। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो है फास्ट सेफ सिक्योर इंडियन रेलवे नेटवर्क के लिए लिए गए हैं। तो पहला रेलवे सेफ्टी फंड क्रिएट किया गया है 2001 में, जहाँ पे वो सारे ऑल अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स जो है उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको कन्वर्जन करते हैं और कंस्ट्रक्शन बिल्ड करते हैं रिवर ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस। रिप्लेस करते हैं कन्वेंशनल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को रिप्लेस किया है उन्होंने कोचेस को विथ टेक्निकल सुपीरियर लिंक हॉफमैन बुश कोचेस। और नाउ अभी विस्टा डोम कोचेस जो है उनको ऐड किया है। इम्प्रूव्ड सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन इक्विपिंग ट्रेन विद प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉलेशन किया है उन्होंने क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास का। फिर राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो है वो डेवलप किया है 2017-18 में, जो कि डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा सेफ्टी के लिए 5 साल के लिए फॉर क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स। फिर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है 2024 फॉर एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट बाय 2024। और स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो रेलवे के लिए बनाई गई है। अब आते हैं हमारा अदर रिफॉर्म्स इन रेलवे की अगर बात करें तो नेशनल रेल प्लान जो है वो बेस्ड है विजन डॉक्यूमेंट 2024 डॉक्यूमेंट पे। वो प्रिपेयर किया गया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा रेल सेक्टर का उसको हमको 2024 तक एनहांस करना है, फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है टू मोर देन 40%। प्लान प्रोजेक्ट अंडर इट इंक्लूड करते हैं कि मल्टी ट्रैकिंग करनी है हमको, 14,000 किलोमीटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पूरे एंटायर रूट का, और हमको कोल कनेक्टिविटी और पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। फिर इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और organizational efficiency through prioritized fund allocation and introduction of e-work contract management, ई-श्रमिक कल्याण पोर्टल और एक सिंगल सेंट्रल पेमेंट सिस्टम भी बनाना है। फिर स्पीडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे एंड मिशन ग्रीनिंग, तो 66% जो ट्रैक है लेंथ है हमको उसको इलेक्ट्रीफाइड करना है और इसका एम है कि हमको कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ब्रॉडगेज जो नेटवर्क है हमारे 2023 तक। जब भी वो वंस एक बार वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंडियन रेलवे जो है यूनिक जो मेजर रेलवे में से एक यूनिक पोजीशन पे आ जाएगा इन द वर्ल्ड टू रन ट्रेन्स फुली विथ इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड पावर विदाउट डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। आफ्टर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वो फ्यूल को सेव कर पाएंगे, एनर्जी बिल जो है वो भी रिड्यूस हो पाएगा और इंडियन रेलवे जो है उन फिक्स कर पाएंगे एट स्टिफ टारगेट जो कि नेट जीरो एमिटर जो है हमको कार्बन का बनना है बाई 2030। अब हाई स्पीड रेल की बात करें तो एट प्रेजेंट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। ये सिर्फ ही एक ही मुंबई अहमदाबाद ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। ये एग्जीक्यूशन होगा विद फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है जापान प्रोवाइड करेगी और स्पेशल पर्पस व्हीकल नेमली नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। फिर रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, सेंटर ने अभी सेटअप किया है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि हमारे पैसेंजर और फ्लाइट फेयर्स जो है उनको रेगुलेट करेगा, उनको बताएगा कितना करना है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर फास्टर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स और लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। फिर भारत गौरव ट्रेन स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है कि कंट्री का जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए और मैग्निफिसेंट जो भी हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको पब्लिक को बताने के लिए। अब आते हैं सिविल एविएशन सेक्टर। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है अभी 100-day डेवलपमेंट प्लान उन्होंने लाया है सिविल एविएशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो अभी हमारा कोरोना वायरस के टाइम पे हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स बंद रही। 100 days प्लान जो है उसका एम है कि जो भी हमारे
हमारा ये सेक्टर है जहाँ पे भी 3 मेन एरियाज़ पे फोकस करेगा ये प्लान। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी टारगेट और रिफॉर्म इनिशिएटिव। अंडर दिस 4 न्यू एयरपोर्ट्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, अगरतला, कुशीनगर, जेवार और ग्रेटर नोएडा, और सेकंड टर्मिनल बिल्डिंग जो है देहरादून में क्रिएट की जाएगी। 6 हेलीकॉप्टर्स जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, एंड कमीशनिंग ऑफ 15 न्यू कमर्शियल रूट्स जो है वो बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के अंदर। न्यू पॉलिसी फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विसेज जो है वो अनाउंस की गई है। अब ओवरव्यू अगर बताएं सिविल एविएशन सेक्टर की, तो सिविल एविएशन जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारे पूरे इंडिया का। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है हमारे वर्ल्ड में, और एविएशन इंडस्ट्री जो है वो $35 बिलियन एनुअली कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में, और टूरिज्म को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती है। अब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विसेज सागा की अगर बात करें तो ये जो है एविएशन सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन, उसको रिपेयर और उसकी जो सर्विस है उसको देखेंगे, और एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए सारी चीज़ों को। ये एक वायबल बिजनेस है एविएशन सेक्टर का, जहाँ पे क्यों है, क्योंकि एयरफ्रेम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मेनली फोकस करेंगे डेवलपमेंट प्रोडक्शन पे, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। डिस्पाइट लेबर एडवांटेजेस की बात करें, क्वालिफाइड टैलेंट पूल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है एयरलाइन फ्लीट्स में, इंडियन एमआरओज कंटिन्यू करेगा अनवायबल, एंड 90% ऑफ द इंडियन एमआरओज वर्क जो है वो आउटसाइड द कंट्री वर्क करते हैं, दैट अल्टीमेटली हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये न्यू पॉलिसी जो है हमको लैंड लीज करेगा थ्रू ओपन टेंडर्स, और जो भी रॉयल्टी चार्जेस हैं उनको अबॉलिश करेगा। लैंड अलॉटमेंट जो भी एंटिटीज़ को किए जाएंगे वो एमआरओ फैसिलिटीज सेटअप करेंगे ओपन टेंडर से, और 30 ईयर्स के फॉर 30 ईयर्स इंस्टीड ऑफ करंट पहले 33 to 5 ईयर्स था, अभी अब 30 ईयर्स के लिए। डिस्कशन जो है मिलिट्री और सिविल कन्वर्जेंस पे की जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू एमआरओ। मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया है 8 एयरपोर्ट्स जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं कि उनको एमआरओ फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ेगी। कौन है? बेगुमपेट, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, जुहू, कोलकाता एंड तिरुपति। ओके, सो फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर, तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में आई थी, जो कि एफडीआई नॉर्म्स उन्होंने रिलैक्स कर दिए थे रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम के थ्रू। आउट ऑफ 53 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, 22 एयरपोर्ट्स जो है ऑपरेशनलाइज्ड हैं, जो कि अंडर सर्व्ड में है और अनसर्व्ड एरियाज़ में है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिपोर्ट की बात करें तो एवरेज डोमेस्टिक फेयर्स जो है इंडिया का वो डिक्रीज हुआ है 70% फ्रॉम 2005 लेवल। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स में वो 52nd है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो साइज़ जो है इंडिया के मिडिल क्लास का वो इंक्रीज़ हुआ है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है। ठीक है, फिर ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये जैसे कि एंट्री 29 ऑफ लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट में अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है कि वो एयरपोर्ट्स में एयरक्राफ्ट्स में मतलब लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बना, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बना, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना। ओके, अब पीपीपी पॉलिसी की बताएं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में किया गया है मेट्रो एयरपोर्ट्स में। और एफडीआई की बात करें तो 100% एफडीआई परमिसेबल है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में, बट बियॉन्ड 74 फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है वो अप्रूवल करना पड़ेगा 74% के बाद अगर आपको करना है। 100% ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में 100% ऑटोमेटिक रूट से आपको एफडीआई अप्लीकेबल है, और 9% जो है एफडीआई परमिसेबल है डोमेस्टिक एयरलाइंस में अंडर ऑटोमेटिक रूट, बट दिस कैनॉट कम फ्रॉम फॉरेन एयरलाइन कंपनीज। फॉरेन एयरलाइन कंपनीज से नहीं आना चाहिए, तो अपने इंडिया से ही आना चाहिए। ओके, अब आते हैं एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये जो है हमारे 2008 का जो एक्ट है उसको अमेंड करेंगे, जो कि इस्टेब्लिश क्या करेंगे, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हमारे जो टैरिफ्स हैं, जो हमारे चार्जेस हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, एरोनॉटिक सर्विसेज से रिलेटेड, उनको रेगुलेट करेंगे। मेजर प्रोविजन की बताएं तो उन्होंने मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन जो है उसको बढ़ा दिया है, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो किसी को भी मेजर एयरपोर्ट बता सकते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू। 2008 एक्ट जो है वो डेजिग्नेट करता है एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट अगर उनका एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है एटलीस्ट 35 लाख है।
अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है। ग्रुपिंग ऑफ एयरपोर्ट एंड नोटिफाई द ग्रुप एज मेजर एयरपोर्ट, ये प्रॉफिट टू ग्रुप प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को एक साथ वो करना है और नॉन प्रॉफिटेबल वंस को, जो कि ऑफर करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे एज अ पैकेज टू द पर्सपेक्टिव बिडर। अब इंडिया एयर स्पेस मैप फॉर ड्रोन ऑपरेशन रिलीज, तो रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और जो कि पब्लिकली अवेलेबल है डिजिटल स्काई पोर्टल पे। ड्रोन एयर स्पेस मैप जो है वो कहाँ से आता है, फॉलो थ्रू अ लिबरलाइज ड्रोन रूल से आता है। तो अभी इसमें ग्रीन जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पे कोई भी परमिशन ज़रूरत नहीं होती ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए, अप टू 500 किलोग्राम। रेड जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे नो ड्रोन जोन होता है, विद इन विच ड्रोन्स तभी ऑपरेट किए जाते हैं जब आपको परमिशन मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। येलो जोन वो एयर स्पेस होते हैं वो 400 फीट से ऊपर होते हैं, जिसको डेजिग्नेटेड ग्रीन जोन के अंदर ही आते हैं। ड्रोन ऑपरेशन जो है येलो जोन में, वहाँ पे भी परमिशन ज़रूरी है, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी से ज़रूरी है। हम आते हैं रोडवेज़ की अगर बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने अभी नोटिफाई किया है कि वो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है यहाँ पे चेयरमैन होंगे और 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 3 और 7 मेंबर के बीच में होंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फंक्शन है बोर्ड का कि जो भी रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाना, जो भी रोड्स हैं हम उनको कंस्ट्रक्ट करना हिली रीजन में, और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रॉमा के लिए पैरामेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, टेक्निकल एडवाइस देना, जो भी गुड समैरिटन्स हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है, और कंसिस्टेंसी बनाना बिटवीन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टेक्निकल स्टैंडर्ड। अब रोड एक्सीडेंट के कॉजेज़ की बात करें तो ह्यूमन एरर होते हैं, ट्रैफिक रूल वायलेशन हो रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहना है, तब होते हैं। रोड एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली जोग्राफिकल एरिया, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। वेदर कंडीशन कैसी है, व्हीकल कंडीशन की बात करें तो ओवरलोडिंग अगर हो जाए, ओवर एज्ड व्हीकल्स हैं, ठीक है, एडवांस फीचर्स नहीं है व्हीकल्स में तो होता है। प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट ग्लोबली एंड इन इंडिया की बात करें तो एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2021 रोड एक्सीडेंट जो है ग्लोबली 3000 पर्सन एवरी डे इंज्योर होते हैं। रोड ट्रैफिक इंजरीज की बात करें तो 8th लीडिंग कॉज है हमारा ग्लोबली, जो कि रोड क्रैश रिस्क जो है लो इनकम कंट्रीज़ में वो 3 टाइम्स हायर है इन कंपैरिजन टू हायर इनकम कंट्रीज़। इंडिया जो है टॉप करता है वर्ल्ड में रोड क्रैश डेथ्स में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अगर बताएं तो रोड एक्सीडेंट्स जो है इंडिया के पीपल को 1.5 लाख पीपल जो है एनुअली मरते हैं, और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट माइनर इंजरीज जो है वो एक लार्जेस्ट शेयर होता है उनका। ठीक है, अब मेजर्स कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने लिए हैं। तो पहला है विजन जीरो, तो नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रैटेजी, जो कि रोड सेफ्टी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए लिया गया है थ्रू नेशनल कोलैबोरेशन। ठीक है, विजन जीरो इट कवर्स ये थीम्स एजुकेशन, पब्लिसिटी, अवेयरनेस कैंपेन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। अब रिसर्च ओरिएंटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो है ये क्रिएट किया गया है। ये एक रोबस्ट सिस्टम है जो कि स्टेट और सेंटर को एनेबल करता है कि आप इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करिए रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट्स, और रूट कॉज पता करिए कि क्यों रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करिए डेटा लेड रोड डेवलप सेफ्टी इंटरवेंशन। फिर रिसर्च इन रोड सेफ्टी बताएं तो ये एनकरेज करेगी एक्टिविटीज़ जो भी हमारी रोड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेगी। बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड रोड यूज़ बिहेवियर, तो स्कीम फॉर सेटिंग अप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना, और इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना। पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस कैंपेन की बात करें तो अवेयरनेस बढ़ाना थ्रू टीवी, रेडियो, स्पॉट्स, प्रिंट मीडिया, रोड सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्टेड इन स्टेट और एनजीओ और अदर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना। चेंजिंग ट्रांजिट सिस्टम, तो इंजीनियरिंग बोथ ऑफ रोड्स एंड व्हीकल मेजर्स की बात करें तो रोड्स के लिए बात करें तो रेक्टिफिकेशन, जो एक्सीडेंट्स के ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और क्रैश बैरियर्स जो है इंस्टॉल करना। फॉर व्हीकल्स की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जो है AHO 2 व्हीलर्स में होना चाहिए। क्रैश टेस्ट जो है फॉर ऑल लाइट मोटर व्हीकल्स जो कि मिनिस्ट्री नोटिफाई करेगी। बस बॉडी कोड और ट्रक बॉडी कोड होना चाहिए। स्पीड अलर्ट सिस्टम होना चाहिए कार्स में, और कंपलसरी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। प्रमोटिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ई चलान एम परिवहन होना चाहिए ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज के लिए। ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट होना चाहिए, वाहन को व्हीकल रजिस्टर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी। अब एनफोर्समेंट मेजर्स जो लिए गए हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जहाँ पे वो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे व्हीकल रिकॉल सिस्टम और नेशनल रजिस्टर हमको करना है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन का ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करना है। फिर इमरजेंसी पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा केयर, तो इफेक्टिव ट्रॉमा केयर और गुड समिट रन को गाइडलाइंस दी गई हैं।
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्ट फंड क्रिएट किया गया है। कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब 48 आवर्स पे जो भी मतलब जो भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है विद इन 48 आवर्स कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा और कंपनसेशन पे किया जाएगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो एज अ सिग्नेटरी टू स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इंडिया जो है कमिटेड है कि वो बहुत सारी फर्टिलिटीज़ जो है कम करेंगे। और कितनी फर्टिलिटीज करेंगे, टारगेट है कि 50% बाई 2030 जो है हमको कम करना है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट आते हैं, तो की कॉन्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। गवर्नमेंट ने अभी ये केवी कमात जो है इनके चेयरमैन है, ये जो है इस्टेब्लिश किया है एज जो कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब NBFID जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी की तरह सेटअप किया गया है जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ रुपीज़ है, जो कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दोनों में पार्ट लेगा। कोई भी इन्वेस्टिगेशन इनके एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट नहीं की जाएगी, इनिशिएट नहीं की जाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं देंगे। फिर आते हैं सरोद पोर्ट्स, सेफ्टी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स। ये हेल्प करेगा कि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं मैरीटाइम सेक्टर में उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है हम उसको सॉल्व कर सकें। हमको कोर्ट ना जाना पड़े, हम कोर्ट के बाहर ही ये सब चीज़ों को सॉल्व करें, जो कि पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स सबको इंक्लूड करता है। ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जिसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है। अफोर्डेबल और टाइमली रिजोल्यूशन करना है हमको डिस्प्यूट का, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको एनरिच करना है। ये सारे डिस्प्यूट को कवर करता है बिटवीन ग्रांटिंग अथॉरिटी, लाइसेंस कंसेशनर, सबको कनेक्ट करता है। फिर इंडियन इनलैंड वेजल्स एक्ट 2021, ये रिप्लेस करता है हमारे वेजल एक्ट 1917 को, जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमारी जो वेजल नेविगेशन सिस्टम है, इनलैंड वेजल नेविगेशन है अक्रॉस द कंट्री उनको। ये इन इंडिया अगर बात करें तो ओनली 0.5% मोडल शेयर जो है ट्रांसपोर्टेशन का ये यहीं से आता है, इनलैंड वाटरवेज से। अगर हम बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करें तो 42% नीदरलैंड में आता है, 8.7% चाइना में आता है, तो इंडिया का शेयर बहुत ही कम है। मेजर प्रोविजंस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इसके अंदर प्रिस्क्राइब करेगी कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके डिज़ाइन का, क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्रू अकोमोडेशन होना चाहिए, क्या पीरियोडिसिटी ऑफ सर्वे होनी चाहिए इनलैंड वेजल से रिलेटेड। मैंडेटरी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है सर्वे के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बिफोर ऑपरेशन से पहले। सेफ कैरेज ऑफ गुड्स जो है पैसेंजर, उसका सेफ्टी होनी चाहिए थ्रू नेविगेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, और मैनिंग रिक्वायरमेंट विथ इंक्वायरी इनटू ऑल एक्सीडेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है इनलैंड वेजल्स पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और एक फंड डेवलप करना पड़ेगा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इनलैंड नेविगेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ infrastructure part, and energy part is, I think energy sector is the last part I will cover, and this is the end of infrastructure part, and if you have any problem just comment me on the comment section. Thank you.